आज हम आपको पढ़ाएंगे 9वें चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न और 9वें चैप्टर का नाम है उपसह संयोजक यौगिक, जिसको संकुल यौगिक भी कहते हैं। उपसह संयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही बनता है कि जालक यौगिक किसे कहते हैं। जालक यौगिक द्विक लवणों को कहते हैं। जालक यौगिक किसे कहते हैं? तो जालक यौगिक दूसरा नाम द्विक लवण का है। द्विक लवण को ही जालक यौगिक कहते हैं। द्विक लवण तथा संकुल लवण में अंतर। द्विक लवण तथा संकुल लवण में अंतर। द्विक लवण तथा संकुल लवण में अंतर तथा दो उदाहरण। द्विक लवण तथा संकुल लवण में अंतर तथा दो उदाहरण। द्विक लवण तथा संकुल लवण में अंतर तथा दो उदाहरण। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी बन जाता है कि क्या कारण है FeCl3। क्या कारण है FeCl3 अपने जलीय विलयन में FeCl3 अपने जलीय विलयन में FeCl3 अपने जलीय विलयन में सभी आयनों का स्वतंत्र परीक्षण देता है। जबकि पोटेशियम फेरिसाइनाइड K3FeCN का होल 6। पोटेशियम फेरिसाइनाइड K3FeCN का होल 6 सभी आयनों का स्वतंत्र परीक्षण नहीं देता है। सभी आयनों का स्वतंत्र परीक्षण नहीं देता है। सभी आयनों का स्वतंत्र परीक्षण नहीं देता है। ठीक है। तो आपको इसका आंसर ये है कि FeCl3 जो फेरिक क्लोराइड है ना, वो जलीय विलयन में सभी आयन स्वतंत्र कर देता है, फेरिक धनायन और क्लोराइड धनायन, इसलिए वो सभी आयनों का स्वतंत्र परीक्षण दे देता है। लेकिन पोटेशियम फेरिसाइनाइड है वो संकुल आयन देता है। क्या देता है? संकुल आयन। जलीय विलयन में क्या देता है? संकुल आयन। और संकुल आयन में सभी आयन किससे जुड़े रहते हैं? धातु आयन व लिगैंड उपसह संयोजक बंध से जुड़े रहते हैं, इसलिए वह उनका स्वतंत्र परीक्षण नहीं दे पाता। ठीक है, सभी आयनों का स्वतंत्र परीक्षण नहीं दे पाती, ये रीजन है। इसके बाद लिखेंगे उदासीन एक दंतुक लिगैंडों के उदाहरण। 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 उदासीन एक दंतुक लिगैंडों के उदाहरण जिनमें नंबर 1 दाता परमाणु ऑक्सीजन हो। दाता परमाणु ऑक्सीजन हो। नंबर 1। नंबर 2 दाता परमाणु नाइट्रोजन हो। दाता परमाणु नाइट्रोजन हो। ठीक है। दाता परमाणु फॉस्फोरस हो। दाता परमाणु फॉस्फोरस हो। दाता परमाणु क्या हो? फॉस्फोरस। ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन वाला तो एक्वा लिगेंड है, एक्वा। नाइट्रोजन वाले अमोनिया NH3 पिरिडीन हो जाएगा, C5H5N पिरिडीन हो जाएगा। ठीक है। और नाइट्रोसिल हो जाएगा NO, थायोनाइट्रोसिल हो जाएगा NS। ये तो नाइट्रोजन परमाणु वाले हैं लिगेंड, उदासीन लिगेंड। फॉस्फोरस वाले कौन कौन से हो जाएंगे? फॉस्फीन हो जाएगा, PH3। फॉस्फीन PH3 हो जाएगा। ठीक है। ट्राइफेनिल फॉस्फीन हो जाएगा। ट्राइफेनिल फॉस्फीन यानी PPH3 ट्राइफेनिल फॉस्फीन हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएंगे फॉस्फोरस वाले उदासीन एक दंतुक लिगैंड। इसके बाद लिखो एक षटदंतुक लिगैंड का उदाहरण व संरचना सूत्र।
एक षडतंतुक लिगैंड का उदाहरण व संरचना सूत्र बहुत पूछा जाता है। तो एक षडतंतुक लिगैंड का उदाहरण व संरचना सूत्र EDTA के ऊपर -4, EDTA के ऊपर -4, जिसका पूरा नाम क्या है, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो। ठीक है, क्या होता है, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो, इस तरह से एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो, ये संरचना है। तो इस तरह से इसमें दाता परमाणु क्या है, 2 नाइट्रोजन परमाणु है और 4 ऑक्सीजन परमाणु है। ओके, तो ये संरचना बहुत पूछी जाती है। एक षडतंतुक लिगैंड का उदाहरण और संरचना सूत्र बनाइए और लिखिए। कुछ यौगिक ऐसे भी दे देते हैं जैसे K3Al2O4 का होल थ्राइस, K3FeOX का होल थ्राइस। ठीक है, इन दोनों यौगिकों का IUPAC नाम और धातु की समन्वय संख्या लिख लो। K3Al2O4 का होल थ्राइस, K3Al2O4 का होल थ्राइस, K3FeOX का होल थ्राइस। यौगिकों के IUPAC नाम तथा समन्वय संख्या, यौगिकों के IUPAC नाम तथा समन्वय संख्या। ठीक है, आपकी जो NCERT की बुक में 20 IUPAC नोमेनक्लेचर दे रहे हैं सूत्र, उन्हीं में से आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो वो सभी कंप्लीट कर लें। तो देखो इसका नाम क्या होगा, K3Al2O4 का होल थ्राइस का पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, इसका पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो फेरेट थर्ड। ठीक है, दोनों में धातु की समन्वय संख्या 6 होगी, क्योंकि यहाँ C2O4 क्या है, द्विधातुक लिगैंड है, तो समन्वय संख्या इनमें 6 होगी। क्या होगी, समन्वय संख्या इनकी 6 होगी, क्योंकि दोनों में यहाँ द्विधातुक लिगैंड जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं, द्विधातुक लिगैंड। ओके, चलो इसके बाद मैंने आपकी NCERT की बुक में जो 20 संकुल यौगिक रहते हैं उनके IUPAC नाम आपको याद करने हैं, और इस चैप्टर में से IUPAC नाम जरूर आएगा, वो किसी का भी आ सकता है। और एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे FeCN का होल 6 का होल थ्राइस, इसको प्रशियन नीला कहते हैं, इसका IUPAC नाम क्या होगा, वैसे इसको प्रशियन नीला कहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इसको बोलेंगे फेरिक और हेक्सासाइनोफेरेट, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था सेकंड आएगी। ठीक है, फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड कैसे आएगा, ये 3 है वो यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ पर आएगा, इसको 2 आयनों में तोड़ लो, FeCN का होल 6, इसके ऊपर 4-, ये 2 अलग अलग आयनों में टूट गया। ठीक है, ये तो हो गया फेरिक, भाई इसका 3 तो यहाँ पर आ गया, 4 यहाँ पर आ गया, उल्टा कर देते हैं तो ये फेरिक हो गया, इसको आयरन थर्ड भी लिख सकते हैं। और इसका ये फेरोसाइनाइड ऋणायन है, और इसका फेरोसाइनाइड ऋणायन का IUPAC नाम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड आयन होता है, तो यहाँ हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड इसका ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। तो एक ये भी आ सकता है। और देखो
FeCN का होल 6 का होल ट्वाइस हो जाए। ये टर्म्बुल्स नीला है। क्या है? टर्म्बुल्स नीला। इसको टर्म्बुल्स नीला बोलते हैं। टर्म्बुल्स नीला का IUPAC नाम क्या होगा? ये 2 है, इस Fe के पास आ जाएगा। इसको बोलेंगे फेरस। क्या बोलेंगे? फेरस। और हेक्सासाइनो और फेरेट। और कौन सी ऑक्सीजन व्यवस्था है इसकी? थर्ड ऑक्सीजन व्यवस्था है। कौन सी? थर्ड। तो फेरस, हेक्सासाइनो, फेरेट, थर्ड। ये भी जो 2 है यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसको 2 अलग अलग आयनों में विभाजित कर लो। 2 इसका यहाँ पर आ जाएगा और 3 इसका यहाँ आ जाएगा, तो Fe+2। ठीक है, और FeCN का होल 6 और इसके ऊपर 3-, तो ये 2 आयनों में विभाजित हो गया। Fe+2 और FeCN का होल 6 के ऊपर 3-। ये फेरिसाइनाइड एनायन है। क्या है? फेरिसाइनाइड एनायन है। ये फेरस हो गया, हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड ये हो गया। ठीक है, तो फेरस, हेक्सासाइनो, फेरेट थर्ड। ओके, तो ये इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। फेरस को आयरन सेकंड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आयरन सेकंड। बहुत सारे संकुल यौगिक दे रखे हैं। संकुल यौगिकों का IUPAC नाम पड़ा आपको अच्छी तरह से करना है। COEN का होल थ्राइस Cl3, जैसे इस यौगिक का नाम बताना है। अब ये संकुल धनायन और सरल ऋणायन है। संकुल धनायन में धातु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते, लेकिन संकुल ऋणायन होता है तो संकुल ऋणायन में धातु के नाम के अंत में 8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 8। अब इसका नाम क्या होगा? यहाँ EN3 है, तो EN का पूरा नाम एथिलीन डाइएमीन और एथेन 1,2 डाइएमीन। EN का पूरा नाम क्या होता है? एथिलीन डाइएमीन। यानी संरचना सूत्र इस तरह से होता है, एथिलीन डाइएमीन। वैसे इसका IUPAC नाम लिखना चाहिए। एथिलीन डाइएमीन का क्या लिखना चाहिए? IUPAC नाम लिखना चाहिए एथेन 1,2 डाइएमीन। क्या लिखना चाहिए? एथेन 1,2 डाइएमीन। तो बेटा इसका IUPAC नाम क्या होगा? ट्रिस एथेन 1,2 डाइएमीन। ठीक है, और कोबाल्ट थर्ड। और इसके बाद लास्ट में इसको क्या बोलेंगे? Cl3 को क्लोराइड। क्या बोलेंगे? क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, ट्रेस एथेन 1,2 डाइएमीन हो जाएगा EN, और कोबाल्ट थर्ड और क्लोराइड। तो ये इसका नाम होगा। ठीक है, ट्रेस एथेन 1,2 डाइएमीन, कोबाल्ट थर्ड और क्लोराइड, ये इसका नाम होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस टाइप के आपको संकुल यौगिक तैयार करने हैं, इनमें से IUPAC नाम जरूर आएगा। ओके, और भी थोड़ा सा एक दे देते हैं कठिन सा। जैसे ये है PPH3 का होल थ्राइस, और यहाँ पर ये Cl3। ठीक है, और यहाँ 2 लग गया, यहाँ पर SO4 का होल थ्राइस। ये थोड़ा सा कठिन सा मैंने दिया है। कभी कभी ऐसे दे देते हैं, तो बड़ा कोष्ठक का होल ट्वाइस है, तो यहाँ सल्फेट का होल थ्राइस है। इनका कोई महत्व नहीं होता संख्याओं का, नामकरण में, नाम लिखने में। ठीक है, वैसे इसको हम देखेंगे तो इसका नाम क्या होगा? देखो यहाँ ये ट्राइक्लोरो, और ये कार्बनिक लिगेंड है, क्योंकि ट्राइफेनिल फॉस्फीन में पहले से ट्राई लग रहा है, तो बाहर के 3 को ट्रिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रिस। कार्बनिक लिगेंडों के लिए ट्रिस, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। ठीक है, और कोबाल्ट थर्ड, और थोड़ा सा गैस, और ये हो जाएगा सल्फेट। क्या हो जाएगा? सल्फेट। ठीक है, ट्राइक्लोरो, Cl3 को ट्राइक्लोरो, और ट्रेस ट्राइफेनिल फॉस्फीन, और कोबाल्ट थर्ड, और फिर लास्ट का सल्फेट। ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनको एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ये बहुत अच्छे लगे होंगे। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं,
इनमें से आपको मिल सकते हैं इस प्रकार के उदाहरण। ओके, तो IUPAC नामकरण एक जरूर आएगा। ओके भैया, लिखना चाह रहे हैं तो लिख लो जल्दी। समावयवता, समावयवता में से आयनन समावयवता बहुत पूछी जाती है। आयनन समावयवता कौन सी? आयनन समावयवता जो कि अपने जलीय बेलन में भिन्न भिन्न आयन देते हैं तो वो आयनन समावयवी कहलाते हैं। तो आयनन समावयवता को ढंग से पढ़ जाना। इसके बाद है हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट समावयवता कौन सी? हाइड्रेट समावयवता के उदाहरण अच्छी तरह से कर जाना। लिंकेज समावयवता कौन सी? लिंकेज समावयवता में उभय तंतु लिगेंड वगैरह होते हैं, ठीक है। और उपसह संयोजन समावयवता, उपसह संयोजन समावयवता, उपसह संयोजन समावयवता आपको पता है कि संकुल धनायन और संकुल आयन से बने हुए जो संकुल यौगिक होते हैं उसमें लिगेंडों के आपस में आदान प्रदान से जो समावयवता उत्पन्न होती है वो उपसह संयोजन समावयवता कहलाती है, ठीक है। तो आपको ये भी चारों समावयवता अच्छी तरह से याद करनी है। प्रकाशिक समावयवता में वो है पूछेगा कि कौन कौन से संकुल यौगिक प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं, ठीक है। तो प्रकाशिक समावयवता वही दर्शाएगा जो प्रकाश को भिन्न भिन्न दिशा में घुमाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लिखिए जो बहुत पूछा जाता है ज्यामितीय समावयवता में से CONH3 का होल थ्राइस Cl3। ज्यामितीय समावयवता में ये प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। CONH3 का होल थ्राइस Cl3 के फलकीय एवं रेखांशिक समावयवी बनाइए। फलकीय एवं रेखांशिक समावयवी बनाइए। CONH3 का होल थ्राइस Cl3 के फलकीय एवं रेखांशिक समावयवी बनाइए। इसके आपको फलकीय और रेखांशिक समावयवी बनाने हैं। क्या बनाने हैं? फलकीय और रेखांशिक समावयवी बनाने हैं। CONH3 का होल थ्राइस Cl3 के फलकीय एवं रेखांशिक समावयवी बनाइए। तो इसके फलकीय और रेखांशिक समावयवी आप बना लेंगे आराम से, ठीक है। इसके बाद VBT सिद्धांत के आधार, VBT के आधार पर कौन कौन की व्याख्या करने के लिए पूछ सकते हैं? NiCl4 के ऊपर 2 माइनस NiCl4 का ऊपर 2 माइनस NiCN का होल 4 के ऊपर 2 माइनस और COF6 के ऊपर 3 माइनस और CONH3 का होल 6 के ऊपर 3 प्लस। इन संकुल आयनों में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था पूछी जा सकती है, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था और संकरण और ज्यामिति और चुंबकीय आघूर्ण। क्या पूछा जा सकता है? धातु की ऑक्सीकरण अवस्था और संकरण और ज्यामिति और चुंबकीय आघूर्ण भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण प्रिय विद्यार्थियों कौन से सूत्र से निकालते हैं? बोलो चुंबकीय आघूर्ण μBm बराबर √NN+2 है ना। μBm बराबर √NN+2, यहाँ n क्या है? आयुर्मंडल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो उस आधार पर चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे। ओके, इसके बाद देखो CFT के आधार पर संकुल यौगिकों की व्याख्या करेंगे। तो CFT के आधार पर वो कौन कौन से संकुल यौगिकों की व्याख्या करवा सकता है? FeCl6 के ऊपर 3 माइनस
FeCN का होल 6 के ऊपर 3 माइनस और FeCN का होल 6 के ऊपर 4 माइनस। ठीक है, कोवाइंट भी दे सकता है COCN का होल 6 के ऊपर 4 माइनस। मतलब ऐसे संकुल आयन वो दे देगा और उसके आधार पर आपको CFT के आधार पर T2G और EG कक्षकों में विभाजन करना है। इसमें T2G और EG कक्षकों में इन समतुल्य यौगिकों के CFT के चित्र बनाने हैं कि T2G और EG में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं। ठीक है, और चुंबकीय आघूर्ण भी ज्ञात करना है और प्रकृति और ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? प्रकृति। तो उसकी कैसी प्रकृति है, चुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय। इसके बाद CFT के आधार पर समतुल्य यौगिकों के रंग की व्याख्या। CFT के आधार पर संकुल यौगिकों के रंग की व्याख्या। संकुलों के रंग की व्याख्या में देखेंगे तो इसका रंग DD संक्रमण के कारण होता है। किसके कारण होता है? DD संक्रमण। DD संक्रमण में होता क्या है, जो मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थाइनाइन TiH2O का होल 6 के ऊपर 3 प्लस। हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थाइनाइन में देखेंगे तो टाइटेनियम के पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसी कंडीशन में वो एक इलेक्ट्रॉन T2G से EG में DD संक्रमण कर जाता है, तो उसके कारण उसका रंग कैसा हो जाता है? पहले तो हरा पीला रंग अवशोष करता है, उसका पूरा रंग बैंगनी रंग आ जाता है। ठीक है, इसके बाद पश्च आवंदन बैक बॉन्डिंग। पश्च आवंदन बैक बॉन्डिंग, इसका चित्र और इसकी परिभाषा। पश्च आवंदन क्या होता है? धातु कार्बोनिल जो यौगिक होते हैं, क्या होते हैं? धातु कार्बोनिल यौगिक होते हैं। उसमें धातु और कार्बोनिल यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। धातु कार्बोनिल यौगिकों में कार्बोनिल के पास, कार्बन लिगैंड के पास संकृत कक्षक होते हैं। वो धातु के रिक्त कक्षकों में क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं। ठीक है, जिससे सिग्मा बंध बनता है। अब क्या होता है? कार्बोनिल लिगैंड, इस कार्बोनिल लिगैंड ने इलेक्ट्रॉन दान कर दिए। इसको धातु को, धातु के पास ऋणावेश आ जाता है। क्या आता है? ऋणावेश। तो धातु के पास ऋणावेश आ जाता है तो उसको संतुलित करने के लिए, क्या करने के लिए? धातु के पास जो ऋणावेश आता है उसको संतुलित करने के लिए धातु के पूर्ण भरे हुए कक्षक कार्बोनिल लिगैंड के रिक्त कक्षकों को क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं और पाई बंध बना देते हैं। क्या बंध बना देते हैं? पाई बंध। ठीक है, क्या बना देते हैं कि धातु के पास जो पूर्ण भरे हुए कक्षक हैं वो कार्बोनिल के रिक्त कक्षकों को इलेक्ट्रॉन दान करके क्या बना देते हैं? पाई बंध बना देते हैं। और पाई बंध बनने से धातु तथा कार्बोनिल के बीच में जो बंध है मजबूत हो जाता है। क्या हो जाता है? मजबूत। इसे पश्च आवंदन कहते हैं, बैक बॉन्डिंग। क्या कहते हैं? पश्च आवंदन, बैक बॉन्डिंग। धातु कार्बोनिल यौगिकों में कार्बोनिल लिगैंड के पूर्ण भरे हुए संकृत कक्षक धातु के रिक्त कक्षकों को इलेक्ट्रॉन दान करके सिग्मा बंध बनाते हैं। इस दौरान धातु पर आए हुए आंशिक ऋणावेश को संतुलित करने के लिए धातु के पूर्ण भरे हुए असंकृत कक्षक, कैसे? पूर्ण भरे हुए असंकृत कक्षक कार्बोनिल लिगैंड के रिक्त कक्षकों को वापस इलेक्ट्रॉन दान करके पाई बंध बना देते हैं। इस प्रघटना को पश्च आवंदन कहते हैं और इस प्रघटना से धातु तथा कार्बोनिल लिगैंड के बीच में मजबूत बंध बन जाता है। कौन सा बंध? M≡C बंध जो है वो मजबूत बन जाता है। M का मतलब धातु मेटल और C का मतलब कार्बोनिल लिगैंड के कार्बन। ओके, पश्च आवंदन इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह याद करना। नेक्स्ट देखो, होमोलैप्टिक तथा हेटेरोलैप्टिक संकुल के उदाहरण। 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 जैसे होमोलैप्टिक में क्या होता है कि धातु से सभी लिगैंड समान जुड़े होते हैं।
जैसे ये कोबाल्ट है तो इससे जो NH3 जुड़ा हुआ है सभी समान लिगैंड जुड़े हुए हैं, ये होमोलैप्टिक है। धातु से सभी जुड़े हुए समूह लिगैंड समान जुड़े हों तो वो होमोलैप्टिक संकुल है। ये क्या है? होमोलैप्टिक है। क्या है? होमोलैप्टिक संकुल। नाम क्या है इसका? हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, क्योंकि संकुल बनाए तो धातु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन इसका नाम है। ये होमोलैप्टिक है। हेटेरोलैप्टिक अगर इसका बनाना चाहें तो इसमें सब भिन्न भिन्न प्रकार के लिगैंड हो जाएंगे। जैसे ये देखिए, इसमें कोबाल्ट से क्या है NH3 और Cl- ये भिन्न भिन्न लिगैंड जुड़े हुए हैं, तो ये हेटेरोलैप्टिक संकुल हो गया। क्या हो गया? हेटेरोलैप्टिक संकुल हो गया। क्या हो गया? हेटेरोलैप्टिक संकुल हो गया। इसका नाम है ट्राईएमीन ट्राईक्लोरिडो या ट्राईक्लोरो कोबाल्ट थर्ड, क्योंकि इसके ऊपर जो 3+ आवेश जो आएगा ना, 3 क्लोरीन के माइनस से नष्ट हो जाएगा, तो इसके बड़े कोष्ठक के ऊपर सवर्ण मंडल के ऊपर कोई आवेश नहीं आएगा। तो ट्राईएमीन ट्राईक्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड इसका नाम होगा। ठीक है, तो ये हेटेरोलैप्टिक है। इसके बाद लिखो विटामिन B12 कॉमा हीमोग्लोबिन कॉमा क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु आयन। इनमें कौन कौन से केंद्रीय धातु आयन होते हैं? ठीक है, केंद्रीय धातु आयन होते हैं। विटामिन B12 में कौन सा केंद्रीय धातु आयन होता है? कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन में आयरन Fe और क्लोरोफिल में कौन सा होता है? Mg+2। इसमें विटामिन B12 में CO+2 और हीमोग्लोबिन में Fe+3। ठीक है, और क्लोरोफिल में देखेंगे तो Mg+2 होता है। हीमोग्लोबिन में Fe+2 होता है। कौन सा होता है? Fe+2। ठीक है, यहाँ विटामिन B12 में CO+3। ठीक है, CO+2 और CO+3 कोई सा भी ले सकते हैं। हीमोग्लोबिन में Fe+2 और क्लोरोफिल में Mg+2 ये धातु आयन होते हैं। इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से याद कर जाओ। इतने मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न बताए। हाँ, और श्याम श्वेत फोटोग्राफी में कौन सा लवण लेते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। कौन सा लेते हैं? AgBr। ओके, और जो जल की कठोरता है उसको दूर करने के लिए एक लवण लेते हैं CaEDTA। ये जल की कठोरता को दूर करने के लिए यूज करते हैं। ओके, इस टाइप के प्रश्नों को आप याद कर जाइए। इनमें से आपको 1 शॉर्ट रिवीजन इसका मैंने दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, और इनमें से अधिकांश क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे। ओके।